Hello friends, this is Uma Sharma and welcome to Learning Brains। तो सीटेट के लिए हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है स्टैंडर्ड 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। 3 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। हमेशा हम बाइलिंगुअल लेके चलते हैं जिससे कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को के लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहे। थर्ड चैप्टर था इन द अर्लीस्ट सिटीज, वो हम कर चुके हैं। नाउ दिस इज द चैप्टर 4। तो जैसे कि हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो एनसीईआरटी की बुक्स है हमें लेके चलती है। तो उसी स्टेप में व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस। अब ये हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि बुक्स और बुरियल्स जो है, बुक्स है जो उस टाइम पे की जो बुक्स मिली है और बुरियल्स जहाँ की लोगों को दफनाया जाता था, तो वो उनसे हमें क्या पता चलता है, वो हमें क्या बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लाइक शेयर आप करते रहिएगा। One of the oldest book in the world, which is obviously ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। तो 4 वेद हैं। वेद तो ऑब्वियसली हमें टिप्स पे होने चाहिए कि क्या 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 नाम है उन वेदास के। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बचपन से हम ये सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। द ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। सबसे जो पुराना वेद है, फर्स्ट वेद है, वो ऋग्वेद है, जो कि 3500 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था, मतलब लिखा गया था 3500 वर्ष पहले। उसमें क्या क्या है ऋग्वेद में, ब्रीफली नॉलेज उसका दिया हुआ है। 1000 हीमंस, हीमंस बोलेंगे हम प्रे सॉन्ग, मतलब कि भजन वगैरह। 1000 उसमें हीमंस है जिन उनको सुक्त और वेल सेड कहा जाता है। सुक्त हम संस्कृत या हिंदी में कुछ बोल देंगे, और वेल सेड इंग्लिश में बोले तो वेल सेड, अच्छी बातें जिसे कहते हैं। ये जो सारी ह्यूमंस है, जो भी ये प्रे सॉन्ग्स है या भजन जो भी आप कहोगे, वो किसके बारे में है, वो अपने जो हिंदू धर्म के देवी और देवता है, उनकी प्रेज में, उनकी प्रशंसा में, उनके लिए ये सारे ह्यूमंस हैं। और ऋग्वेद में मेनली 3 भगवान का है जो उल्लेख हमें मिलता है, डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। वो कौन कौन से हैं? अग्नि वेल नोन, फायर के लिए है आग, आग के देवता अग्नि। इंद्र को माना गया है वॉरियर गॉड, लड़ाई के देवता, कुछ भी आप कह सकते हो। और एक सोमा जो कि एक प्लांट है जिससे एक पर्टिकुलर ड्रिंक बनता था उस टाइम पे, जिसे सोमरस भी कभी कुछ सीरियल वगैरह में हमने सुना है या कहीं पढ़ा है, तो उसको सोमरस बोलते थे। तो वो पर्टिकुलर ड्रिंक बनता था, उसका भी उसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है ऋग्वेद में। जो भी ह्यूमंस थी, जो भी प्रे सॉन्ग्स थे, वो जो ऋषि थे उस टाइम पे, उनके द्वारा कंपोज किया गया था। तो मेनली ऋषि जो होते हैं वो आदमी ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये कंपोज किया गया था। कुछ है जो फीमेल का भी, वीमन्स का भी लिखे हुए हैं कुछ। अब जो ऋग्वेद है उसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है वो ओल्ड संस्कृत है, उस टाइम की संस्कृत है। जो आज हम जो संस्कृत पढ़ते हैं, उस संस्कृत से वो थोड़ी डिफरेंट संस्कृत है संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन आज की जो संस्कृत हम स्कूल में पढ़ते हैं, उससे थोड़ी सी अलग संस्कृत, हार्ड उसे बोल सकते, थोड़ी उससे कठिन संस्कृत में वो ऋग्वेद लिखा गया है। और ऋग्वेद है जो, अब एक बार जो ऋग्वेद जो बुक है उसको लिख दिया है, उसको बार बार लिखा नहीं गया, बल्कि बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी उसे आगे पहुंचाने के लिए उसको कंठस्थ किया गया, उसको सुना गया। तो लिखने की बजाय उसको सुना गया और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ऋग्वेद आगे बढ़ता गया। अब लिखा, फर्स्ट टाइम ऋग्वेद है वो लिखा कब गया? कंपोज करने के बहुत साल बाद। इट मीन्स 3500 ईयर्स अगो ये कंपोज किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम लिखा कब गया? ये 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले ही ये लिखा गया है। तो बहुत इसके बीच में कंपोजिशन से और ये जो प्रिंट करने के बीच में बहुत लंबा समय गुजर गया। उसके बाद में ये प्रिंट किया गया। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज,
संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद थोड़ा आज की संस्कृत से थोड़ी अलग संस्कृति। संस्कृत पार्ट फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली जो है उससे ही ये संस्कृत जो है बिलोंग करती है। मतलब बहुत सी लैंग्वेजेस है जो कि थोड़ी बहुत एक ही थाली की चिट्टी पिट्टी है, सिमिलर है, तो उसी से रिलेटेड ये संस्कृत भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये। सॉरी, इंडियन लैंग्वेज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और कुछ एशियन लैंग्वेज जैसे पर्शियन, मेनी यूरोपियन लैंग्वेज देख लो आप, इंग्लिश है, जर्मन है, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग्स टू दिस फैमिली। ये संस्कृत वाली फैमिली से ही बिलोंग करती है। मतलब थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे इनमें सिमिलरिटीज है, थोड़ी बहुत कहेंगे या ज्यादा कहेंगे, वो सिमिलरिटीज इन सब लैंग्वेजेस में है, तो ये एक ही फैमिली की लैंग्वेज मानी जाएगी। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, मात्र, माता, संस्कृत में मात्र बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे माँ और इंग्लिश में कहेंगे मदर। तो ये माँ सिमिलरिटी हो गई, तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। अदर लैंग्वेजेस की बात करें तो सब डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली ही जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो ये बर्मन फैमिली की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या द्रविडियन, ये तमिल तेलुगु ये साउथ सदर्न साइड में आ गए, साउथ साइड में ऑफ इंडिया के, तो वहाँ द्रविड़ राज करते थे, तो ये द्रविडियन फैमिली से हो गई। झारखंड पार्ट्स में एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज, ये अलग अलग लैंग्वेज की फैमिलीज। थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है कि सीटेट में कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाउ स्टडी द ऋग्वेदा। अब उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफर थी, अलग थी, तो कैसे हिस्टोरियंस ने कैसे इसको स्टडी किया। तो ये मिला है कहाँ पे, कश्मीर में। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये ऋग्वेद की है, तो ये कश्मीर में मिला है। और कब मिला, 150 ईयर्स एगो कश्मीर में पहली बार मिला। जो इसे अब कहाँ पे रखा गया है, पुणे महाराष्ट्र में ये इसको सेफली रखा गया है, लाइब्रेरी में इसको रखा गया, और इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट वगैरह भी किया गया है, ऐसा है। अब इसमें कुछ तो है, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ क्या है, ह्यूमंस है, थाउजेंड ऑफ ह्यूमंस, वो हम पढ़ चुके हैं। और कुछ डायलॉग्स भी इसमें है। डायलॉग्स किसके बीच में, सेज एक ऋषि थे विश्वामित्र, और 2 रिवर्स बीज एंड सतलज, ये 2 नदियां हैं, इनके 2 नदियां और विश्वामित्र जो है इनके बीच में कुछ डायलॉग्स हैं, तो वो भी वो ऋग्वेद में है। अब ये डायलॉग क्या है, ये स्टोरी टाइप है, जो कि मैंने इसमें नोट्स में मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसका कोई इतना मतलब नहीं है। उसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि विश्वामित्र कहते हैं इन नदियों को कि तुम कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, लाइक माउंटेन से तुम आ जाओ, पहाड़ों की तरफ से तुम आ जाओ, एक बहुत ही सुंदर शाइनिंग काऊ की तरह है, काऊ की तरह तुम आ जाओ, स्विफ्ट हॉर्सेज की तरह तुम यहाँ पृथ्वी पर आ जाओ, और मतलब एक बहुत ही शाइनिंग काऊ की तरह, गाय की तरह अपने काफ को, अपने बछड़े को प्यार करते हुए तुम पृथ्वी पे आ जाओ। फिर वो जो रिवर्स है वो कहती है कि हमारे लिए भगवान ने एक पर्टिकुलर रास्ता बनाया है, हम वहां पर जमीन पे कैसे आ सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग्स है उनके बीच में जो कि चलते रहते हैं, वो उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट। अब मैंने वो बताया कि वो डायलॉग में उसने, जो ऋषि है विश्वामित्र ने, उन्होंने बोला है कि तुम हॉर्स की, जैसे स्विफ्ट हॉर्स की तरह तुम आ जाओ, एक शाइनिंग काऊ की तरह, काफ का, ये सब उन्होंने ऋग्वेद में ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो मतलब उस टाइम पे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, इनका महत्वपूर्ण स्थान था। यही जो होता है, जो लिखा हुआ तो कुछ हमें क्लूज मिलते हैं, उनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या होता होगा, क्योंकि क्लियर तो वहां की स्टोरी तो हमें मिलती नहीं है कि ऐसा 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 हुआ। तो हम आर्कियोलॉजिस्ट है वो उसमें से निकालते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती थी, ये सब। तो ऋग्वेद में केटल मैनी प्रेयर्स इन, और उसमें जो ऋग्वेद में है बहुत सारी जो ह्यूमंस है प्रेयर हैं, वो केटल के लिए, पशुओं के लिए, जिनके बच्चे नहीं होते, बच्चों के लिए स्पेशली
सन, स्पेशली पुत्र के प्राप्ति के लिए, और हॉर्सेज के लिए। और हॉर्सेज जो है, हॉर्सेज चैरियट जो काम आते थे, युद्ध में काम आती थी। तो जो घोड़ा गाड़ी वगैरह जो है, उस टाइम पे भी युद्ध होते थे। तब ये घोड़ों का महत्वपूर्ण स्थान इसीलिए था क्योंकि युद्ध में बहुत काम आते थे। और युद्ध बैटल्स होती क्यों थी? ऑब्वियसली वाटर एंड कैप्चर पीपल। आज के टाइम पे भी अगर देखेंगे तो पानी की बहुत सी जगह पे बहुत लड़ाई है। और नेक्स्ट अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पानी के लिए हो सकता है। तो उस टाइम पे भी पानी के लिए और लोगों को कैप्चर करने के लिए, लैंड के लिए, भूमि के लिए, अपना साम्राज्य विस्तार के लिए, ये सब आज जो होते हैं कारण वो रीजन उस टाइम पे थे। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस योजना। अब जो कुछ धन जो है, जो बड़े लोग होते थे, रिच किंग जो भी आप कहोगे, वो कुछ धन, कुछ वैद जो है वो यूज करते थे, अपना धन यूज करते थे यज्ञ वगैरह करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, ये सब उस टाइम पे होता था। गॉड एंड गॉडेस, देवी देवता की पूजा की जाती थी। और उसमें क्या होता, यज्ञ में हम जानते ही हैं क्या करते हैं, वो अग्नि में अपना घी, ग्रेन वगैरह जो भी है, अनाज वगैरह वो डालते हैं, और वैसे ही वो पूजा पाठ होती थी। देयर वर नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी उस टाइम पे। बट देयर वर, लेकिन असेंबलीज होती थी। असेंबली, एक जगह लोग इकट्ठे होते थे, एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती थी जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो है वो वहाँ पे इकट्ठे होते थे, और आगे का जो हमें क्या करना है, कैसे बैटल वगैरह, वॉर वगैरह करनी है, या उन पे चर्चा वो करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, अब लोगों के लिए क्या वर्ड्स यूज किए जाते थे, मतलब कैसे उनको संबोधित किया जाता था, वो इसमें है। देर आर टू ग्रुप्स, उस टाइम पे दो ग्रुप्स बन गए थे, जैसा कि बोल सकते हैं उनको, एक अमीर ग्रुप, एक गरीब ग्रुप, वैसा भी उसको बांट सकते हैं। हालांकि उसमें इसमें ऐसा मेंशन किया नहीं गया है, लेकिन उसको बांट सकते हैं। जो भी पूजा पाठ करते थे या देवी देवता की पूजा करते थे, जो यज्ञ वगैरह कराते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। पंडित जी, ब्राह्मण भी उनको कहा गया। और राजा, राजा थे उस टाइम पे। और बाकी जो लोग थे उनको उन्होंने दास की कैटेगरी में डाल दिया। राजा जो थे उस टाइम पे, जो आज तो खैर राजा है ही नहीं, लेकिन जो राजा हम पढ़ते हैं, जिनकी कोई पर्टिकुलर कैपिटल होती है, कैपिटल राजधानी होती है, उस टाइम पे ये राजधानी नहीं थी। कुछ उनकी कोई आर्मीज वगैरह वो नहीं रखते थे, वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, ऐसे कोई भी राइट्स उनके पास नहीं होते थे। और ऐसा भी नहीं होता था कि ये राजा बना है तो उसके आगे उसका बेटा या उसका कोई फैमिली मेंबर राजा बनेगा, ऐसा भी कोई सिस्टम उस टाइम पे था नहीं। वो सिस्टम बाद में आए, तो नेक्स्ट जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। दो शब्द जो मेनली यूज किए जाते थे, जैसे जन है, विश है, जिसे जन से ही फिर महाजनपद बन गए, वो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि वर्ड्स हैं तो जन और विश, ये दो मेनली वर्ड्स थे। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम, द पुरु जन और विश, द भरत जन और विश, तो ये इनके नाम से जाने जाते हैं। द पीपल हु कंपोज डिस्क्राइब, जो भी लोग हिमंस जो प्रे सॉन्ग है वो उनको कंपोज करते थे, पूजा पाठ कराते थे, वो आर्य कहलाए। और बाकी लोगों को उन्होंने दास दास बोल दिया, दासी यूज किया जाता था मेनली विमेन के लिए। तो वो पूजा पाठ नहीं करते थे जो दास होते थे, और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग होती थी। ऋग्वेद वॉज बीइंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ऋग्वेद है जो वो कंपोज कहाँ पे किया गया, नॉर्थ वेस्ट में, सब कॉन्टिनेंट के। सब कॉन्टिनेंट हम फर्स्ट चैप्टर में या कभी पढ़ चुके हैं क्या है सब कॉन्टिनेंट पर्टिकुलरली, तो उसके नॉर्थ वेस्ट में इसको कंपोज किया गया। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मैग्लिथ। अब बुक्स क्या कहती है वो हमने पढ़ी, अब ये बुरियल्स है। मैग्लिथ का मीनिंग हम वैसे पर्टिकुलर मीनिंग निकालें तो ये बिग स्टोन आप कह सकते हैं, जो कि एक जगह पे
कुछ इंडिकेट करने के लिए लगा दिया जाता था। तो साइलेंट उस टाइम पे जो बुरियल्स थी वहां पे जहाँ पे लोग को दफनाया जाता था उस जगह पे उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यहाँ कुछ है, एक बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था। तो उसी को ये मेगलिथ कहा गया है। दिस टाइप ऑफ मेगलिथ इज नोन एज ए सिस्ट। ये सिस्ट के नाम से आने देती है। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर, ये देखिए ये है मेगलिथ है और इसका एंट्रेंस भी है यहाँ पे। तो केवल एक ही जने को इसमें दफनाया नहीं जाता था, उसके बाद में उसके फैमिली मेंबर्स को आगे उसके फैमिली मेंबर्स को उसमें दफना दिया जाता था। ये कुछ साइट्स है जहाँ पे हमें ये मेगलिथ मिली है, जैसे इनाम गांव है, यहाँ पर मिली है। इनाम गांव है, ये जगह है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये मेगलिथ हमें मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है। लिटरली बिग स्टोन है वहां पे, उसको रख दिया जाता था और अच्छे से केयरफुली अरेंज बाय पीपल के द्वारा ये केयरफुली अरेंज किया जाता था। मैंने बिगेन, और ये कब की ये मिलती है 3000 ईयर्स एगो की, 3000 साल पहले की ये मिलती है। और कहाँ कहाँ है? डेक्कन में, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, इन जगह पर ये मेनली हमें मिली है ये आर्कियोलॉजिस्ट को। हैव सम कॉमन फीचर्स। अब ये जो जितनी भी अलग अलग जगह पे जो ये मैगलिथ मिली है इनमें सब कुछ कॉमन फीचर्स भी हैं, सबकी कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। द डेड वर बुरीड विद, और जो भी है डेड पर्सन है उसको वहां पे दफनाया जाता था और उसके साथ साथ बहुत सी और चीजें भी दफनाई जाती, जैसे कि हम इजिप्ट में हैं, लास्ट चैप्टर में उसमें भी हमने पढ़ा है कि उनके साथ साथ बहुत सी अलग चीजें और चीजें भी उनके साथ साथ दफनाई जाती थी। तो वो बिलीव करते थे कि मृत्यु के बाद में भी कोई लाइफ होती है तो वहां पे उनके वो इक्विपमेंट्स वगैरह वो काम आएंगे। अब क्या क्या दफनाया जाता था? हॉर्सेज के स्केलेटन भी मिले हैं, शायद घोड़ों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। और कुछ ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन, गोल्ड, ये सब कुछ उनके साथ होते थे। ये सब चीजें उनके साथ मिली है वहां पे। तो ये इक्विपमेंट, ये हॉर्स इक्विपमेंट्स है, ये सब उनके साथ वहां पे डेड बॉडी के साथ ये मिली है। अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस क्या है? वो बुरियल्स में हमें मिली है कि कई कई जो वो मैगलिस है उनके साथ कईयों के साथ एक्सपेंसिव चीजें मिली है और कई जो है उनके साथ बहुत मतलब ओनली पोर्ट्स वगैरह, मिट्टी के पोर्ट वगैरह हैं। तो शायद जो पैसे वाले लोग रहे होंगे उनके साथ तो ये सब कुछ दफनाया गया है, 33 गोल्ड बीड्स, स्टोन बीड्स, कॉपर बैंगल्स, ये सब है। और बाकी जो थोड़े गरीब लोग थे उनके साथ ओनली कुछ पोर्ट्स वगैरह, ये सब कुछ उनके साथ मिले हैं। तो ये हमें सोशल उनकी सिचुएशन कंडीशन के बारे में बताता है। व्हाट सम बुरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। हाँ, कि कुछ बुरियल्स ऐसी भी है जो सर्टेन एक फैमिली को बिलोंग करती है, क्योंकि उस एक जगह पर ही एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं, जो कंकाल है वो मिले हैं। मतलब पहले एक बड़े इंसान को दफनाया गया, उसके बाद में भी अगर कोई उस फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो उसको फिर उसी के अंदर दफनाया गया। और उसके लिए गेट, एक हमने देखा उसके अंदर गेट रखा गया था, उसी गेट से उसको भी दफनाया गया। उसको कहेंगे पोर्ट होल्स, उस गेट को हम कहेंगे, ग्रेव के गेट को पोर्ट होल्स। स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक इनाम गांव है जो कि हमने उसमें देखा है, इसमें ये रहा इनाम गांव। यहाँ पर एक स्पेशल बुरियल मिली है जिसका डिस्क्रिप्शन अब हम इसमें देखेंगे। इन साइट ऑन द रिवर गोड, ये रिवर साइड है। और ये कौन सी गोड रिवर है? जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और ये कब मिली है? 3600 ईयर्स एगो टू 2700 ईयर्स एगो की ये बुरियल है। एडल्ट वाज जनरली बुरीड इन द ग्राउंड, लेट द हेड टूवर्ड्स द नाउथ। अभी जो एडल्ट लोग थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था, जिनका सिर जो है वो नॉर्थ साइड रखा जाता। कुछ उस टाइम की उनकी मान्यता रही होगी जिसके कारण वो ऐसा करते थे। समटाइम बुरियल्स वर विद इन द हाउस, और कई बार जो है बुरियल्स है वो घर के अंदर भी होती। कई लोगों को घर के अंदर भी दफनाया जाता था अपने घर में ही। व्हाट स्केलेटन स्टडीड एज।
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट दैट। अब ये स्केलेटन जो है वो फीमेल का है या मेल पर्सन का है, ये पहचानना उस टाइम पे भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि स्केलेटन बिल्कुल सेम से होते हैं। तो उन्होंने पहले क्या क्या सोचा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि जो ज्वेलरी के साथ है, जो ज्वेलरी के साथ है, वो हो सकता है कि वो एक वुमन का हो, लेकिन आज भी कई जगह पे हम देखते हैं कि जो मेन है, मेल पर्सन है, वो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये मेल ऑर्नामेंट्स है इसके साथ में, तो ये फीमेल पर्सन ही है, ये मेल पर्सन भी हो सकता है। तो फिर आगे उन्होंने फिर क्या किया, बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बोन स्ट्रक्चर के उन्होंने पता लगाना चाहा कि ये फीमेल स्केलेटन है या मेल स्केलेटन। तो पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज द, तो विमेन का जो है वो हिप एरिया थोड़ा लार्जर होता है, उससे उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की जगह पे फिर से वो मात खा गए कि बच्चों में ऐसे कैसा पता चलेगा कि बच्चों का सेम सा बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो ये सब कुछ मॉडर्न स्केलेटन स्टडी पर ही था। अब उस टाइम पे अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वाज ए फेमस फिजिशियन हु वाज ही चरक। अब चरक ने क्या बोला है मेडिसिन में, उन्होंने बोला है कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स होती है। तो ये तो अभी जो है उससे तो बहुत ज्यादा है, तो शायद उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने टीथ, जॉइंट्स सबको ऐड करके उन्होंने 360 बताई है। चरक की चरक संहिता बुक है, उसी के अंदर उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया है। तो स्केलेटन की स्टडी उन्होंने ऐसे की, थोड़ा इधर उधर देख के उन्होंने स्केलेटन का पता लगाने की कोशिश की कि ये फीमेल है या मेल है। एक ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। अब इनाम गांव के जो लोग थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, ऐसा कुछ। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोगों ने ग्रो करना शुरू कर दिया था, तो वहाँ पे वीट वाले राइस जो भी है, गेहूं, चावल, पल्सेज वगैरह, वो लोग ये सब कुछ खाते थे। एनिमल्स है, एनिमल्स वो पालते थे, कैटल, बफेलो, गोट, ये सब। फिशिंग भी वो लोग करते थे, और कुछ उस टाइम पे जो फ्रूट्स है वो भी उगाने लगे थे, जामुन, आंवला, डेट्स, ये सब कुछ भी उगाने वो लगे थे। तो अब एल्सवेयर दैट around 3500 years ago find some of the first evidence of writing in China। 3500 years ago के पहली बार कुछ लिखा हुआ मिला है, कहाँ पे, चाइना में। और ये किस पे लिखा जाता था, एनिमल्स की बोन्स पे लिखा जाता था। अब एनिमल्स की बोन्स पे क्यों लिखा जाता था, ये एनिमल्स की बोन्स पे कुछ प्रिडिक्शन के लिए लिखते थे। वहाँ के जो मैजिशियन है या फ्यूचर टेलर है, वो कुछ भविष्य का बताने के लिए टोना टोट का टाइप उस हिसाब से वो उस पे लिखते थे। उस पे कैसे लिखते थे, उस पे कुछ लिख के, एनिमल्स के बोन्स पे लिख के, और फिर उसको आग में डाला जाता था। और क्या लिखा जाता था, जो भी राजा है वो अपना फ्यूचर देखने के लिए बोलते थे कि मैं ये युद्ध जीतूंगा या नहीं, मुझे पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी उनको भविष्यवाणी करवानी थी वो उस पर लिखते थे, और फिर उसको आग में डाल देते थे। आग में डालने के बाद जो फ्यूचर टेलर होता था, भविष्य बताने वाला, वो अपने अकॉर्डिंग बताता था कि ऐसा होगा या नहीं। ऐसा कुछ उस टाइम पे सिस्टम था। अब ये कुछ डेट्स दी हुई है, ऑब्वियसली हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डेट्स का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है हिस्ट्री में। तो बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ द वेदास 3500 ईयर्स एगो, ऋग्वेदा सबसे पहले कंपोज किया गया। और ये मैगलिस अबाउट 3000 ईयर्स एगो की ये मैगलिस मिलते हैं। और सेटलमेंट एट बिटवीन, इसमें सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट में रहने लगे लोग, ऐसा कुछ। और चरक का जो लिखा हुआ है वो 2000 ईयर्स एगो का है। तो ये था अपना चैप्टर 4। वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल्सो। और ये जो नोट्स हैं ये सीटेट के लिए, या जो बच्चे 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए, बाकी और भी जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। एनसीईआरटी की बुक्स, आप कुछ भी एग्जाम हम देने जाएंगे, स्पेशली टीचर एग्जाम या और कोई एग्जाम, तो इस एनसीईआरटी की बुक्स तो हमेशा हमें काम आएगी, हमें पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी हमें नॉलेजफुल, हमें बहुत ज़्यादा उससे नॉलेज मिलता है। जीके के लिए देख लो आप, या और किसी के लिए देख लो, तो ये उसके लिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाइलिंगुअल हम लेके चलते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
तो लाइक शेयर आप करते रहिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये अपना सेशन नेक्स्ट सेशन में हम रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो है वो मैं लेके आती हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा एनालिसिस हम करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। तो वो भी हम टाइम टू टाइम वो वीडियोस भी आती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।